हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो देखिए, आज का हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 चल रहा था, ठीक है ना, जो हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ठीक, तो इसमें हमने देखा था, फर्स्ट में जो हमने पढ़ा था नॉर्मल डिस सॉल्यूशन, जो उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर कवर करा था कि साधारण घुलन क्या है। ठीक है ना, उसमें हमने देखा था कि ब्लैक संकरण क्या होता है, ठीक है ना, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा किस प्रकार से विलेयता हम कर सकते हैं कि ठोस पदार्थ की द्रव के साथ में। ठीक है ना, आज हम देखेंगे कि ठोसों के द्रवों में विलेयता द्वारा विलीन बनाने की प्रक्रिया, ठीक है ना, यह जो क्रिया विधि है उसको समझाइए, जो हमारा पिछला क्वेश्चन था वो है। ठीक है ना, सेम यहाँ पे लिखा हुआ है इतना पोर्शन। ठीक है ना, आज केवल नया इतना कर रखा है कि विलेयता निर्धारण के लिए समीकरण दीजिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, ये 2 से 3 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन साथ में आएगा टेस्ट के आपके लिए। ठीक है ना, आप इसमें जितना चाहें शॉर्ट करके लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, विलेयता निर्धारण के लिए समीकरण दीजिए। ठीक है ना, ये आपको लैब मैनुअल में, या आप जब लैब एक्सपेरिमेंट करेंगे तब आपके लिए ये वहाँ पे इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, कि हम कैसे किसी की सॉल्युबिलिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए किस प्रकार से है ये क्वेश्चन उसके लिए। ठीक, ये हमारा सेकंड पार्ट चलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे 5B लिख रखा है, इसलिए आपके लिए परेशानी ना हो ज़्यादा समझने में। ठीक है ना, तो देखिए, कह रहा है विलेयता द्वारा घुलन। ठीक है ना, कि विलेयता द्वारा हम कैसे घोल सकते हैं ठोस पदार्थ को द्रव के साथ में। तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ड्यू टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो परिभाषा में देखिए क्या कह रहा है, एक निश्चित तापमान T पर, ठीक है ना, निश्चित विलायक में दूसरे पदार्थ की विलेयता की अधिकतम मात्रा जो निश्चित विलायक की एक निश्चित मात्रा में घुलकर एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है। ठीक है, एक संतृप्त विलयन का निर्माण करती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण करती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है ना, देखिए फिर से हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या कह रहा है ये। ठीक है ना, क्योंकि एक बार में तो समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है अच्छे से। ठीक, क्योंकि परिभाषा हमें एक बार में समझ में नहीं आती है। ठीक है ना, उनको कई बार पढ़ना पड़ता तो हम उस चीज़ को अच्छे से समझ पाते हैं। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको फिर से लेते हैं बीकर के रूप में। एक हमने बीकर ले लिया, ठीक है ना, और इसमें हमने टेम्परेचर क्या रखा, एक निश्चित टेम्परेचर रखा। ठीक, क्या रखा, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। फिर कह रहा है निश्चित विलायक में दूसरे पदार्थ की विलेयता की अधिकतम मात्रा। ठीक है ना, कोई विलायक ले लिया हमने, क्या रहा इसमें, विलायक क्या रहा हमारा, निश्चित विलायक रहा। विलायक को हमने कैसे दिखा दिया, बी से दिखा दिया। बी क्या है, विलायक का जो भी क्या है, कांस्टेंट रहा, कोई 10 ml में। 10 ml हमने क्या लिया, ब्लैक ले लिया। ठीक है ना, फिर कह रहा है ब्ले की एक निश्चित मात्रा। ठीक है ना, कह रहा है जो विलेयता की अधिकतम मात्रा वो भी क्या एक निश्चित है। ठीक है ना, और उस विलेयता को जब हम इसको घोलते हैं तो उसकी अधिकतम मात्रा क्या होती है, उसमें विलय हो जाती है। ठीक, तो इसकी जो विलेयता और इसके साथ में जो विलायक है, इसमें घुलने की अधिकतम मात्रा जो एक संतृप्त विलयन को बनाती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, विलेयता बोल देते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब हुआ कि निश्चित तापमान पर, ठीक है ना, ब्लैक में अधिकतम विलय की मात्रा जो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाए, संतृप्त विलयन को बनाती हो, ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है ना, तो देखिए आगे कह रहा है, यहाँ पे हम सीधे सीधे लाइन में पढ़ लेते हैं। एक निश्चित तापमान पर निश्चित विलायक में दूसरे पदार्थ की विलेयता की अधिकतम मात्रा जो निश्चित विलायक की एक निश्चित मात्रा में घोलकर एक संतृप्त सैचुरेटेड सॉल्यूशन का निर्माण करती है, विलेयता कहलाती है। ठीक ना, फिर कह रहा है ठोस पदार्थों की विलेयता को 100 ग्राम ब्लैक में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है ना, कह रहा है जो ठोस पदार्थ है, सॉलिड है, ठीक है ना, यदि हम उसको कोई बी, हमारे पास में क्या है, एक द्रव है, इसमें यदि हम इसको घोलें, ठीक है ना, तो इसकी जो हम मापन करेंगे तो कैसे करेंगे, 100 ग्राम पर जो होगा हमारे पास में ब्लैक, उसके रूप में हम मापन करेंगे। ठीक है ना, कि 100 ग्राम ब्लैक में उपस्थित सॉलिड की, जो सॉलिड पदार्थ है उसकी मात्रा का मापन करेंगे, जिसको हम किस में नापते हैं, मोल लीटर इनवर्स में नापते हैं। तो मोल हमारा कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा, लीटर क्या रहेगा, नीचे, इस प्रकार से। ठीक है ना, कि कितने मोल किसके लिए गए हैं, सॉलिड पदार्थ के। ठीक है ना, और कितना आयतन लिया गया है लीटर में, विलायक का। ठीक है ना, जिसकी इकाई क्या बनेगी, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना, चलिए फिर आगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है एक ठोस की द्रव में विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, कह रहा है अब जब हम ठोस पदार्थ है उसको जब द्रव में हम परिवर्तित कर रहे हैं, हम उसमें विलय कर रहे हैं, ठीक है ना, ठोस पदार्थ को, तो प्रभावित होने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है ना, जो उसकी विलेयता को प्रभावित करेंगे। ठीक, तो कह रहा है विलय तथा ब्लैक की प्रकृति।
ठीक है ना। कह रहा है यदि ब्लैक की प्रकृति दोनों एक सी है तो उसकी विलेयता में कोई भी प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। यदि दोनों की प्रवृत्ति अलग अलग है तो उसकी विलेयता पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। वो कैसे कैसे होगा वो देखिए। कह रहा है कि ध्रुवीय पोलर विलेय पदार्थ पोलर विलायकों में विलेय होते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि यदि सॉलिड हमारा कैसा आयनिक है, ठीक है ना, आयनिक कंपाउंड है सॉलिड, ठीक है ना। और जो विलायक है हमारे पास में, जो हमने बीकर में लिया है यहाँ पे एस, जो हमारे पास में सॉल्यूट है, सॉरी सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ये सॉल्वेंट भी कैसा है, ये भी कैसा आयन पोलर है, पोलर नेचर का है, ठीक है ना। तो ये आयनिक सॉलिड है, ये पोलर नेचर के ब्लैक जो सॉल्वेंट है उसमें अच्छे से जाके क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से इनकी जो विलेयता होगी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी इफेक्टिव नहीं होगी विलेयता, ठीक है ना। बट अगर यदि जो हमारे पास में सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट बोले तो ब्लैक है, यदि ब्लैक कैसा हो जाता है, नॉन पोलर हो जाता है, जबकि ब्लैक नॉन पोलर हो, ठीक है ना, तब उसमें क्या रहेगा, जो हमारे पास में सॉलिड पदार्थ होंगे, ठीक है ना, सॉलिड कैसे आयनिक पदार्थ होंगे वो कैसे रहेंगे, आपिले रहेंगे। मतलब क्या होगा कि जो सॉलिड पदार्थ है हमारे पास में एस एस सॉलिड पदार्थ हो कैसा, ये आयनिक है, ठीक है ना। और नॉन पोलर क्या है हमारे पास में, सॉल्वेंट है, ठीक है ना। तब इसमें क्या होगा, ये सॉलिड पदार्थ अविलेय रहेगा, मतलब इसमें नहीं घुलेगा और विलेयता पर इसका क्या रहेगा, प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। जिसके लिए हमें टेम्परेचर लगाना पड़ेगा, जिस कारण से ये अपने इसमें क्या होगा, जो ब्लैक होगा, ब्लैक में जैसे हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो इसमें कुछ आयनिक गुण होंगे वो उत्पन्न हो जाएंगे, इसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे जो आयन के फॉर्म में टूटेंगे, तब इस सॉलिड के साथ में रिएक्शन करके वो सॉल्यूबल होंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, एक सॉल्यूशन का निर्माण हो जाएगा, जो कैसा होगा, एक आयनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। वरना एक नॉन पोलर में एक आयनिक सॉल्यूट को हम नॉर्मली तरीके से नहीं घोल सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए हमें बाहर की कंडीशन लगानी पड़ेंगी, कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कंडीशन, जिसके द्वारा एक सॉलिड होता है आयनिक सॉलिड, उसके अंदर डिजॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। फिर कह रहा है तथा इसकी विलेयता डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट पर निर्भर करती है, ठीक है ना। डाई इलेक्ट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसके ऊपर निर्भर करती है, किसकी विलेयता, ब्लैक की, जो विलेय पदार्थ की, ठीक है ना। अब यहाँ पे कह रहा है जैसे टेम्परेचर, ठीक है ना। फर्स्ट में आज पहले हमारा पॉइंट था विलेय तथा ब्लैक की प्रकृति, ठीक है ना। यदि हमारे पास ठोस और जो विलेय पदार्थ हैं, ठोस और ब्लैक हमारे पास में द्रव, उनकी प्रकृति कैसी हो, ध्रुवीय हो, ठीक है ना। पोलर नेचर को तो विलेयता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अच्छे से विलेयन बन जाता है। यदि नॉन पोलर हुआ तो विलेयन बनाने में समस्या आती है, ठीक है ना। और वो समस्या कैसी आएगी, उसके डाइलेक्ट्रिक गुणों पर प्रभाव जो होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, विलेय पदार्थ की, ठीक। फिर कह रहा है टेम्परेचर, कह रहा है किसी ब्लैक में ठोस की विलेयता पर ताप का प्रभाव उसमें ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी की स्थिति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो रिएक्शन है, मान लीजिए एस है, सॉलिड है, अगर इस सॉल्वेंट के साथ में, जो हमारे पास सॉल्वेंट है, ठीक है ना, इसके साथ में अच्छे से क्या करता है, डिजॉल्व हो जाता है, इसमें अच्छे से घुल जाता है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या है, ऊष्माक्षेपी जैसी कोई भी रिएक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब कि इसमें से क्या हो सकता है, ऊष्मा बाहर तो निकल सकती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। यदि इसके साथ में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है ना, इसके साथ में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिसको हम क्या करेंगे, ऊष्माशोषी की घटना कहेंगे, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है सॉलिड की सॉल्वेंट के साथ में घुलने की, ठीक है, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है कि कौन सी रिएक्शन इसमें अप्लाई होगी। ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होगी, जिसको एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, सॉरी एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। और ऊष्माशोषी को एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या होती है, ठीक है ना, कि ऊष्माक्षेपी रिएक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है जिसको ला सैतलीय नियम के द्वारा आसानी से समझा जा सकता है। ला सैतलीय हैं, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि कौन सी रिएक्शन ऊष्माक्षेपी होगी, कौन सी रिएक्शन जो है ऊष्माशोषी होगी, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा जब कोई पदार्थ ऊष्मा उत्सर्जन के साथ घुलित होता है, ठीक है ना, तब ताप वृद्धि से उसकी विलेयता सॉल्युबिलिटी जो है घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में ऐसा कोई कंपाउंड है, मान लीजिए यहाँ देखिए कि कोई ए भी हमारे पास में क्या सॉलिड है, ठीक है ना, यहाँ पे ए भी एक सॉलिड पदार्थ है और ए क्यू क्या है, एक विलायक है, जो कैसा है, द्रव है, ठीक है ना। जबकि ए बी सॉलिड, ए क्यू एक्वस के साथ में, एक्वस क्या हमारे पास में द्रव है, ठीक है ना, इसमें जैसे ये डिजॉल्व होगा, ठीक है ना, तो ए बी में क्या हो गया, ये पूरा ए बी एक्वस बन गया, ठीक है ना। मतलब क्या हो गया, पूरा विलेन बन गया, ठीक है ना, ठोस और द्रव का। तब इसमें क्या होगी, जो ऊष्मा है
वो कहाँ जाएगी, बाहर की ओर रिलीज होगी, ठीक है ना, बाहर की ओर रिलीज हो रही है, जो कि कैसे पॉजिटिव के साइन के साथ जा रही है। मतलब क्या है कि ऊष्मा इसमें साथ में आ रही है, किसके, इन दोनों की रिएक्शन पर, ठीक है ना, इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करी, ठीक है, जिसके साथ में एक विलेन की प्राप्ति और ऊष्मा की हमें थोड़ी मात्रा मिली, ठीक है ना। तो ऐसी रिएक्शन का हम क्या बोल देते हैं, ऊष्मा छिपी रिएक्शन बोल देते हैं, जिसमें क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू क्या होती है, 0 से कम रहती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है आगे, ठीक, इसमें कह रहा है और एक साम्य स्थापित होता है, ठीक है ना, और इनके बीच में क्या एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है, वो कौन सी होती है, ये, ठीक है ना, इनके बीच में एक साम्य स्थापित हो गया, ठीक है ना। फिर दूसरा क्या है, दूसरा नियम में बताया ला सत्तेलिय नियम ने, ठीक, क्या कहा कि जब कोई पदार्थ ऊष्मा शोषण के साथ में घुलित होता है, मतलब क्या हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हमने सॉलिड को किसी बी के साथ में घोल रहे हैं और उसमें क्या कर रहे हैं, बाहर से ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊर्जा दे रहे हैं बाहर से, तभी क्या कर रहा है, ये सी कंपाउंड को बना रहा है। ऐसी रिएक्शन का क्या बोल देते हैं, ऊष्मा शोषी, ठीक है ना, ऊष्मा शोषी रिएक्शन बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोल देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या है ये रिएक्शन, ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है जब कोई पदार्थ ऊष्मा शोषण के साथ घुलित होता है तब तापती वृद्धि इंक्रीज से उसकी विलेयता का मान बढ़ता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, जो ताप है टी है, उसमें जैसे हम वृद्धि करेंगे तो उसकी विलेयता का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जिससे क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से बढ़ जाएगी, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि यदि 0 से 0 बढ़ा है किससे, एच से, ठीक है ना, तो ये रिएक्शन कौन सी हुई, ऊष्मा छिपी, मतलब क्या हुआ, इसमें ऊष्मा बाहर की ओर निकल रही है, ठीक है ना। यदि 0 क्या है, छोटा है किससे, डेल्टा एच से, तब ये रिएक्शन क्या है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता और इसमें ऊर्जा क्या है, बाहर से आ रही है, ठीक है ना। तब ये रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक होगी, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने पढ़ा रखा है पिछले लेक्चरों में, ठीक है ना, आप वहां से पढ़ लें जाके, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो प्ले लिस्ट चेक कर लें, ठीक है ना। फिर देखिए यहाँ पे, जैसे ए बी हमारे पास में सॉलिड है और एक एक्वस हमारे पास में द्रव लिक्विड है, ठीक है ना। जैसे इसने इसके साथ में रिएक्शन करी, ठीक, तो क्या हुआ कि हमारे पास में ए बी इक्यू, हमारे पास में सोल्यूशन प्राप्त हुआ और इसमें माइनस ऊष्मा, मतलब क्या हुआ कि इसमें हमने जैसी बाहर से ऊर्जा दी है उसके लिए दिखा रहा है, ठीक ना, कि इसमें ऊष्मा की कमी है, ठीक, तो हमने क्या करा, बाहर से ऊष्मा दी, तब हमें ये जाके प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। तो ये था हमारे पास में क्या, सॉल्युबिलिटी के लिए दिखाने के लिए, ठीक है ना। और क्या था, टेम्परेचर कैसे उस पर डिफेक्ट डालता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ब्ले और ब्लैक किस प्रकार से प्रभावित होते हैं जब किसी सॉलिड को द्रव के साथ में हम मिलाते हैं तब, ठीक है ना। फिर देखिए कह रहा है, यहाँ पे ब्लेता का निर्धारण, ठीक है ना, जो ब्लेता है, ब्लेता का निर्धारण, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट है किसके लिए, लैब वर्क के लिए, ठीक है ना। जब आप लैब में वर्क करेंगे तो आपके लिए एक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट मिलेगा करने के लिए, ठीक ना, कि संतृप्त विलयन का निर्माण कैसे करते हैं और उसकी विलेयता कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको 11th 12th BSc MSc सब में देखेंगे इसको यूज होते हुए, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, कि हम किसी भी चीज़ की सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करें, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।